नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के निपानिया मंडल के अध्यक्ष सम्मानित श्री कृष्ण जी मालवीय। श्री कृष्ण जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। जिस तरह से हमने आपसे चर्चा की, इंटरव्यू से पहले चर्चा की और आपके कृतित्व को सुना, जिस अंदाज में आपने कोविड-19 की विश्व महामारी के दौर में काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ काम किया, हर चुनौती को पार किया। बात उपचुनाव की जाए तो कहीं ना कहीं आप रमेश सोनकर जी हो, तुलसी सिलावट जी हो, रमेश बिंदला जी हो, सबके आदेशों का पालन करते हुए दिखाई दिए और लगातार जन सेवा में जन भागीदारी व्यक्त करते रहे, प्रस्तुत करते रहे। हम इन विषयों पर तो चर्चा करेंगे ही, आपके राजनीतिक जीवन को लेकर और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा सा कुरेदना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके माता पिता कौन है, आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी कि मेरा नाम श्री कृष्ण मालवी है और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे में निपानिया मंडल अध्यक्ष हूँ जी। मेरा जन्म महू के हरसोला गांव में हुआ है। क्या बात है। और लगभग मैं 1 साल का ही था तब से हमने हरसोला गांव छोड़ दिया था जी। क्योंकि पिताजी शासकीय सेवक थे जी। और उनकी वेटनरी में फील्ड ऑफिसर की नौकरी थी। तो और उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो देवास के पास सियासा गांव है जी, वहाँ पर थी। वहाँ से उनका आना जाना लगा रहता था तो काफ़ी दूर होता था, इसलिए गांव छोड़ करके हम लोग इंदौर में शिफ्ट हो गए जी। कुछ समय पहले एक किराए का मकान लिया जी। किराए के मकान में निवास करा जी। फिर धीरे धीरे पापा का भी कार्यकाल बढ़ता गया, फिर जी। खुद का मकान खरीद करके फिर रहने लगे जी। और समय बीतता गया और आज लगभग 37 साल की उम्र हो गई है जी। शिक्षा का स्तर है कि फर्स्ट क्लास मैंने नेहरू नगर में सेंट जॉन हाई सेकेंडरी स्कूल से जी शुरू की थी जी। और पहली से 5वीं तक वहाँ पर मैंने अध्ययन किया मैंने नेहरू नगर में जी। उसके बाद में चूँकि वहाँ पर मेरी बुआ जी रहती थी जी। उनके घर के पास सामने ही स्कूल भी था जी। और वो नज़दीक था, लेकिन बुआ जी ने भी वहाँ से कमरा खाली करके इधर देवास नाका लसूड़ा क्षेत्र में ही मकान खरीद लिया जी। इसलिए यहाँ से देवास नाका से सेंट जॉन स्कूल नेहरू नगर जाना काफ़ी दूर हो गया था वो, इसलिए फिर वहाँ से 5th क्लास के बाद में 6th क्लास शासकीय स्कूल तलावली चांदा में एडमिशन लिया। 8वीं तक क्लास वहाँ पर उत्तीर्ण की जी। चूँकि 8वीं के बाद में यहाँ पर भी स्कूल नहीं था जी और आगे की पढ़ाई करना थी, पढ़ाई करने की इच्छा भी थी जी। इसलिए फिर 78 में स्कूल था जी, शासकीय स्कूल था और फिर वहाँ पर एडमिशन लिया जी। 10वीं तक वहाँ पर पढ़ाई की। क्या बात है। और वो स्कूल भी 10वीं तक ही था जी। उसके बाद में 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद में और आगे जाना था कि और भी पढ़ाई करनी है जी। तो स्कूल दूर था, नंदा नगर या जाना होता था जी। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब हमने 10वीं उत्तीर्ण की जी तो उसी समय वही स्कूल 12वीं तक हो गया। क्या बात है। तो फिर वहीं पर ही 11वीं और 12वीं उत्तीर्ण की 78 में कर ली। 99 में मैंने 12th क्लियर कर लिया था जी। और आपका शुरुआती प्राथमिक शाला की बात की जाए, स्कूलिंग की बात की जाए, तो वाकई आपने उसको भी खूब एंजॉय किया और जब आप सुना रहे तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि वाकई आपने जो शुरुआती शिक्षा था किस तरह से उतार चढ़ाव संघर्ष के साथ में पूरी की। कॉलेज लाइफ की बात करना चाहेंगे, कॉलेज गए, कौन से कॉलेज गए, किस तरह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, किस तरह का इतिहास है? मैं 12th क्लियर करने के बाद में फिर चूँकि सब्जेक्ट फादर भी डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे कहा कि अपने को पढ़ाई करना है और डॉक्टर बनना है, मेरी भी इच्छा है तो उन्होंने मुझे साइंस सब्जेक्ट दिलवाया। साइंस सब्जेक्ट के बाद में मैंने फिर होलकर साइंस कैंपस के अंदर न्यू साइंस कॉलेज है जी, वहाँ पर मैंने फिर एडमिशन लिया जी। और वहाँ पर फिर पुराने मित्र भी मिल गए, स्कूल के कुछ लोग भी मिल गए और फिर अच्छा ग्रुप सर्कल, बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल वहाँ पर मेंटेन हो गया, बहुत बढ़िया मेंटेन हुआ वहाँ पर। और हम लोगों ने शिक्षा को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया और आगे भी बढ़े। और उस समय ऐसी कुछ राजनीति की चर्चाएं हलचल होती थी, NSUI भी आती थी, ABVP आती थी। ABVP से हमारे महेश भी है, महेश पालीवाल जी आते थे। बिल्कुल सही कहा, पालड़ा वाले, वो पालड़ा वाले वो भी हमारे बीच रहते थे, बैठते थे और हमें बताते थे छात्र राजनीति क्या होती है। तो उनसे भी अच्छा उस समय से ही परिचय था जी। और वो हमें मार्गदर्शन भी करते थे और उन्हीं के नेतृत्व में मैंने पहला चुनाव
क्लास रिप्रेजेंटेटिव का लड़ा CR का। सन 2001 में। क्या बात है, मतलब आपकी राजनीतिक शुरुआत जो कॉलेज लाइफ में ही हो चुकी थी। कॉलेज लाइफ में 2001 में जी। वहाँ से चुनाव पहला लड़ा और जी। अच्छे मतों से विजय श्री हासिल करी। हमारे क्लास में 278 स्टूडेंट थे टोटल, जी गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला करके। जी उसमें से 3-4 लोग खड़े भी हुए थे और जिसमें मुझे विजयश्री हासिल हुई। और फिर हम लोगों ने हमारी पैनल भी बनाई, क्योंकि सेकंड ईयर वाला था मामला, फर्स्ट ईयर वाला मामला था और कोई अध्यक्ष बन नहीं पाता था उस टाइम में। जी। तो वहाँ से राजनीति की अगर शुरुआत कॉलेज हमारी लाइफ की बात की जाए तो अगर राजनीति में आपका पदार्पण हो ही चुका था, तो उस दौर के नेता कौन कौन है आज जो आपके साथ पढ़ते थे? कॉलेज लाइफ में राजनीति क्या करते थे, खासतौर से छात्र राजनीति? उस दौर में गौरव भैया भी हमारे सीनियर लीडर ही थे वहाँ पर भी, कॉलेज में भी। वो आर्ट एंड कॉमर्स और इधर दोनों साइड की राजनीति करते थे। जी। महेश भैया तो अभी भी साथ में ही है, महेश पालीवाल जी, जो उस समय से भी सक्रिय थे और आज तक भी सक्रिय है। क्या बात है। और आगे भी वो तो सक्रिय हमेशा ही रहेंगे। कुल मिला के हाँ। आपकी टीम का हिस्सा बने हुए, यूं भी कह सकते हैं कि आप उनकी टीम का हम उनकी टीम का हिस्सा है। महत्वपूर्ण रूप से बने हुए। आप मूल पॉलिटिक्स में भी आए इसी के साथ साथ। कब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा की राजनीति करना शुरू किया आपने? किसके सानिध्य में? क्योंकि राजनीति का एक शौक होता है जी, एक लगन भी होती है राजनीति की। जी। तो वो 2001 से तो पैदा हो ही गई थी। बिल्कुल। उसके बाद में कॉलेज में ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे। उसके बाद में फिर कुछ बिजनेस शुरू कर दिए थे मैंने जी। और उस समय 2004 में हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव भी थे। क्या बात है। तो हमारे दिलीप सिंह जी पंवार है, जो कि उस समय 2004 में सरपंच थे। सरपंच का चुनाव उन्होंने लड़ा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और लसूड़िया में अच्छा नाम है उनका, और शायद आसपास के जितने भी गांव हैं। बिल्कुल सही कहा, पार्टी में भी उन्हें काफी सम्मान मिलता है। काफी सम्मानीय है नेता है वो और वरिष्ठ नेता है। बिल्कुल। उनके मार्गदर्शन में फिर मैंने 2004 में पंच का चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था जी, और मुझे पंच का चुनाव लड़वाया था जी। तो वहाँ पर भी मैंने सेकंड टाइम में विजयश्री हासिल की जी। और उसके बाद में फिर दिलीप सिंह जी के साथ में मुझे भोपाल इंदौर के नेताओं से आना जाना मिलना। उन्होंने भी मुझे कई नेताओं से मिलवाया, जुलवाया और भोपाल भी लेकर के गए। इंदौर भाजपा कार्यालय उन्होंने मुझे सारा दिखाया जी, क्योंकि मुझे दिखाने वाले मतलब शुरुआत करवाने वाले वही नेता है दिलीप सिंह जी। वाकई आपके भीतर जो कृतज्ञता का भाव है, कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के प्रति जो व्यक्ति भाव रखता है कि इन लोगों ने मुझे अंगुली पकड़कर आगे बढ़ाया, पार्टी कार्यालय तक दिखाया, ये जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुकाम पर जाने के बाद में हर कार्यकर्ता, हर नेता भूल जाता है, लेकिन आपके जहन में आज भी पुरानी यादें और उन नेताओं के प्रति सम्मान जागृत है और यही बात कहीं ना कहीं हर लीडर को आगे बढ़ाती है। अब तो आपको चूँकि लॉकडाउन के दौरान देखा जाए या उपचुनाव की बात की जाए, खूब काम करने का मौका मिला था जिस तरह से आपने काम किया। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे लॉकडाउन के दौरान किए कामों की। कहीं ना कहीं यही एक आधार बना था आप जैसे कृतित्ववान, कठिन परिश्रम करने वाले लीडर्स के लिए, जो कि सीधे तौर पर निस्वार्थ भाव से समाज की, हमारे इलाके की, हमारे इलाके में रहने वाले ज़रूरतमंदों की मदद कर पाए। किस तरह का काम किया आपने? देखिए, जैसे 25 तारीख को एक तो वन डे लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को जी। उसके बाद 25 तारीख से कंटिन्यू लॉकडाउन हो गया था जी। उसके बाद तो कोई पूरा ही लॉक हो गया था, बिल्कुल कहीं आना ना जाना जी। पर करीबन 5-6 दिन हम घर पे रहे। उसके बाद में हमारे जो विधायक जी हैं अभी प्रेजेंट में जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी, उन्होंने मुझे पास इशू करवा दिया और 24 आवर्स का पास था वो, और आल इंदौर का था जी। कहीं भी आना कहीं भी जाना। 7वें दिन उन्होंने मुझे घर पास भिजवा दिया और जितना भी राशन बोले अपने वार्ड के अंदर और हो सके तुमसे जितना बने तो अपने विधानसभा में कोई भूखा नहीं सोए। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। उन्होंने राशन कितना लग रहा है, कहाँ किसको आवश्यकता है, तुमको जाना है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। बिल्कुल। तो उन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत राशन, मतलब अकाल्पनिक, क्या बात, हजारों पैकेट वार्ड क्रमांक 33, वार्ड क्रमांक 36, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 19, वार्ड क्रमांक 76, मैं खुद कई वार्डों के अंदर तो मैं खुद मेरी पर्सनल गाड़ी से दे करके आया जी। और बात करें लगभग जितने भी समय लॉकडाउन रहा, 3-3.5 महीने के लगभग जो लॉकडाउन रहा जी, उसमें तुलसी बहन ने भी बहुत सराहनीय काम किया जी, क्योंकि वो इंदौर 2 संभाग के प्रभारी भी थे। बिल्कुल सही। और उन्होंने भी बहुत राशन काल्पनिक, मतलब ट्रक भर भर के, क्या बात है,
लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जी। घर पर राशन हम लोगों ने उन लोगों को सभी को प्रोवाइड किया जी। और किसी को भी सांवेर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने भूखा नहीं सोने दिया। आपकी टीम द्वारा एक कृतित्व और किया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र और बाकी स्थानों से पैदल चल के पदयात्री आ रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे कोरोना काल में, उनकी भी काफ़ी सेवा की गई। किस तरह की मदद हुई आपके माध्यम से? देखिए, इंदौर में तो माँ अहिल्या का वरदान है ही बिल्कुल सही कि कहा। जब भी कोई यहाँ से पे आता है जी, तो माँ अहिल्या का वरदान और उसको आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो लोग महाराष्ट्र से बेचारे पलायन कर रहे थे, पैदल आ रहे थे, जी, उनको जैसे ही इंदौर में उन्होंने कदम रखा, जी, और इंदौर वासी तो आपको पता ही है, बिल्कुल और सही जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं जी, वो स्वतः ही कुछ ना कुछ लेकर के पहुंच जाते हैं। जी, वैसा काम हमने भी किया लोगों के लिए जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, जी, उनके लिए कुछ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, जी, साग पूड़ी बनवाई, रोटियां बनवाई, चावल के पैकेट बनवाए, नगर निगम से भी जो व्यवस्था हो रही थी वो भी उन लोगों को दी, पानी के लिए भी जार लगाए, कैंप लगा करके उनको स्टॉल लगा करके भोजन करवाया, पानी पिलवाया। बेचारे लोग जूते चप्पल के बिना आ रहे थे, पैदल पैदल लोग आ रहे थे, जूता चप्पल भी उनके टूट गए थे। जी, फिर हम लोगों ने जूता चप्पल की व्यवस्था भी की, क्या बात। जूता चप्पल उन लोगों को पहनाए। वो लोग जो आ रहे थे वो हम लोगों की सेवा देख करके रोज देते थे। वो क्या बात। बोले भैया, हमने इंदौर जैसे लोग महाराष्ट्र से निकले लेकिन कहीं भी ऐसे लोग हमें नहीं मिले जो अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं। क्या बात। महाराष्ट्र में लोग हम बॉटल लेकर ही जाते तो हमको भगा देते थे, बोले पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं, बोले हाथ मत लगाओ कोरोना हो जाएगा। और लेकिन आप लोग तो कोरोना को भूल ही गए, आप स्वयं भी भूल गए। हम स्वयं भी भूल गए। बाकी आप जैसे मुझे बता रहे हैं ना श्री कृष्ण जी, जैसा आपका काम नाम है वैसे ही आपका काम, आपका कृतित्व दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप मुझे घटनाक्रम सुना रहे तो आप मानेंगे नहीं, मेरे भीतर से एक रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि वाकई महिला की नगरी में कितना चमत्कार है कि यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति यहाँ भूखा तो उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं। और जिस तरह से कोविड काल में आप जैसे कृतित्ववान पार्टी के लीडर्स ने जिस तरह से काम किया है, कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वाकई अकल्पनीय है। जिस अंदाज में आप सुना रहे, जो भी दिल से आपकी बातों को सुनेगा उससे महसूस करेगा। आपको एक अच्छा चुनाव देखने को मिला है, उपचुनाव, जो कि प्रतिष्ठा का विषय था, सांवेर उपचुनाव, जिसमें तुलसी सिलावट जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। आप बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी का काम करते आ रहे हैं, पूर्व विधायक राजेश सिंह सोनकर के सानिध्य में काम करते आ रहे हैं, और इस बार तो बड़ा अनूठा संगम बना के आपको शहरी नेताओं का उतना सानिध्य मिल पाया है। विधायक रमेश मेंदोला जी के करीब जाने का मौका मिला है आपको। इस बीच आपने किस तरह काम किया इस चुनाव को, आपकी दृष्टि से सुनना चाहेंगे, आपने कैसे जिया है? वाकई लीडरशिप वाकई बहुत सॉलिड है बीजेपी की। बीजेपी में देखिए संगठन काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा है। एक ये प्रतिष्ठा वाला चुनाव था सांवेर विधानसभा उपचुनाव। इसमें तुलसी भैया, माननीय सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह जी, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बिल्कुल सही कहा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और चूंकि प्रभारी रमेश मेंदोला जी को बनाया था, और उनका चुनाव में काम करने का तरीका सब लोग वाकिफ है। बिल्कुल, उनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है उनका, इसीलिए उनको यहाँ का प्रभारी भी बनाया है। दूसरा, राजेश सोनकर जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके तुलसी भैया के साथ में, ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। अपनी सीट छोड़ करके, बिल्कुल सही कहा, संत कहे जा सकते हैं ऐसे लोगों को कि हमारा जो स्थान है और किसी और को दिया जाए, वो ताजपोशी भी कर दी जाए। संत से भी मतलब कोई बड़ी उपाधि तो मैं उनको देना चाहता हूँ राजेश सोनकर जी को, क्योंकि उन्होंने जो काम करा है वो कोई मनुष्य मेरे हिसाब से कर ही नहीं पाता। अपने सीट छोड़ करके किसी के लिए इतना रात दिन काम करना, उन्हें जिताना। बिल्कुल। और मुझे लगता है 2018 का चुनाव भी मैंने देखा राजेश भैया का। राजेश भैया ने उस चुनाव में इतनी मेहनत नहीं करी जो उन्होंने अभी तुलसी भैया के चुनाव में मेहनत करी। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक घर जाना, सोना ही नहीं, सुबह 6 बजे उठ करके फिर आ जाना, 5 बजे उठ के आ जाना। मैंने एक दिन भैया को बोला भी, भैया आपने आपके चुनाव में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी आपने तुलसी भैया के चुनाव। क्या बात है, मतलब बड़ा रोचक बातें हो रही है। रोचक बातें जब हम बैठते हैं चर्चा करने के लिए तो इस तरह स्वतः ही मुखारबिंद से बाहर आ जाती है, जिस तरह से श्री कृष्ण जी हमें वाक्य बता रहे हैं। और लीडर कैसे बनते हैं, लीडर कितने कृतित्ववान होते हैं, कितनी कड़ी मशक्कत करते हैं। और कई बार तो राजेश सोनकर जी के बारे में जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने बताया कि वो खुद के चुनाव में इतना काम नहीं किया जितना काम उन्होंने तुलसी भैया को जिताने के लिए काम कर दिया। आपका एक सामाजिक सरोकार भी देखा जाता है, जिस तरह से आपको एक दावेदार के रूप में काफ़ी पहचाना जाता है। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव होना है, आपका जो वार्ड क्रमांक 35 है, कहीं ना कहीं उसमें आपका नाम काफ़ी
प्रबलता से लिया जा रहा है कि श्री कृष्ण मालवीय जी दावेदार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम मैं शुरू से करते आ रहा हूँ जी। और आगे भी बिल्कुल करता रहूँगा। जी संगठन का मामला है, ये किसको चुनाव लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है जी वो संगठन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि संगठन मुझे उम्मीदवार घोषित करता है या जिम्मेदारी देता है वार्ड क्रमांक 35 से, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ संगठन को भी कि उस पर बिल्कुल मैं खरा उतरूंगा। और लोगों की भी जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जी क्षेत्र के अंदर काम करते जी। हैं, किसी की भी कोई समस्या होती है, नगर निगम की समस्या होती है, पेंशन की होती है, जी, राशन की होती है, कोई भी एनीवे समस्या, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। क्या बात है। इसलिए लोगों का भी एक मानसिक ये बना हुआ है कि ये लोग भी यदि राजनीति में आते हैं, जी पार्षद बनते हैं, तो हमारे काम और आसान हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमारे भी जो नेता हैं उन्होंने भी खैर हमें बता ही रखा है कि कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो हम लोग आपके साथ में हैं। जी तुलसी सिलावट जी ने भी, और अभी वार्ड क्रमांक 35 के अंदर भी लगभग करोड़ों रुपए के काम उन्होंने करवाए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर करीब 31 बोरिंग वार्ड क्रमांक 33 में लगे हैं अभी। जी जी और सड़कों का जाल बिछा दिया, गांव की सड़कें, गली की सड़कें। क्या बात है। इसके बाद में अपन बात करें तो मुक्तिधाम, भानगढ़ का मुक्तिधाम, तलावली का मुक्तिधाम, लसूड़िया मोरी का मुक्तिधाम, जी सबका जीर्णोद्धार उन्होंने कर दिया क्या है। बात। तालाब का सुंदरीकरण के 2-2 करोड़ रुपए, तलावली वाला तालाब, इसके बाद में लसूड़िया तालाब, 2-2 करोड़ रुपए उन्होंने जारी कर दिए और उनके लगभग काम भी शुरू हो गए हैं। क्या बात। और बहुत सारे काम, मतलब, और उसी का परिणाम ये भी रहा कि 53,271 वोट से सांवरे विधानसभा। और भारतीय जनता पार्टी में तो जो बोलता है जी वो होता भी है। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं सीधा संवाद होता है भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का नेता से, और उसी का परिणाम होता है कि क्षेत्र का विकास भी होता है। श्री कृष्ण जी, आपका व्यक्तित्व मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सादगी भरा व्यक्तित्व देखा जाता है। आपके विधानसभा सांवेर के भीतर एक जाति फैक्टर भी खूब चलता है। हाँ। भलाई समाज इस बार काफ़ी चर्चाओं में रहा है, जिस समाज से आप स्वयं आते हैं। आपके वार्ड की बात की जाए 35 की, तो कितने वोटर हैं भलाई समाज के? देखिए, अपन यदि ऑल ओवर सांवेर की भी बात करें तो हमारा सांवेर में भी प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, करीबन 58-60 के समथिंग हमारा भलाई समाज का बाहुल्य है सांवेर विधानसभा में। और बात करें वार्ड क्रमांक 35 की, तो यहाँ पर 8,000 के समथिंग हमारे भलाई समाज के मतदाता है। क्या बात, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत एक बड़ी ताकत है जी। कुल मतदाताओं में एक 25% सिर्फ भलाई समाज का बाहुल्य है। इसी लोगों की डिमांड भी रहती है कि यार कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार हो तो भलाई समाज का ही हो, ताकि हम सब जो सामाजिक लोग हैं उनका भी ध्यान रखे वो। बिल्कुल सही कहा। और एक भलाई समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले समाज को भी। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपका, एक बार फिर बोलना चाहूँगा आपसे कि आप बड़े असाधारण से दिखते हैं, कहीं ना कहीं उतना अहंकार नहीं देखा जाता आपके भीतर। जिस तरह आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े खुल के इंटरव्यू दे रहे हैं, बिल्कुल एक पहुँचे हुए लीडर कहे, स्थापित लीडर की तरह अपनी पार्टी की बात, अपने नेताओं की बात कैमरे पे रख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका भविष्य जो है लगातार उज्जवल हो सकता है। लेकिन आत्मसंतुष्ट आप हो गए, यूँ कहे कि कहीं ना कहीं आप में वो बात नहीं है, अति महत्वाकांक्षा नहीं देख रहा हूँ मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या वाकई आप किसी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपके भीतर जो है आत्मसंतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा है मुझे? देखिए, ये तो सनातन धर्म से जुड़े हुए भी है और भगवान के प्रति आस्था भी है। जो भी करता है अच्छा ही करता है। क्या बात। हमारे भगवान के हम नियत दर्शन करते हैं जी, और छोटे छोटे आयोजन हमारे बीच में होते रहते हैं, हम करवाते रहते हैं। सुंदरकांड कभी कभी क्षेत्र के रहवासियों के बीच में रख लेते हैं हम लोग, उसमें हम भी शामिल होते हैं जी। और ये आयोजन होते ही रहते हैं, 8-10 दिन 15 दिन में, महीने में 1-2 आयोजन हम करवा देते हैं। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में एक खूबी होती है कि वो समाज को जोड़ के रखते हैं, अपने आसपास इर्द गिर्द जितना भी जनमानस है उन्हें कोई ना कोई आयोजन करवा कर अपने साथ जोड़ने में कामयाब भी दिखाई देते हैं। उन्हीं में से आप एक लीडर है। आपका जैसा नाम है, आपकी दूरदृष्टि आपको कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। चूँकि आप हायर एजुकेटेड भी है, इसलिए आप साफ गोई के साथ में सकारात्मक तरीके से हर बात को सीधे सीधे रख भी देते हैं। श्री कृष्ण जी, आपने हमसे चर्चा की, आपने जिस तरह से उपचुनाव में एक वॉरियर की तरह काम किया, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौर में भी एक योद्धा की तरह अपने आप को जमीन पर रखते हुए काम किया। वाकई आपके जितने कृतित्व की तारीफ की जाए उतना कम है। हम जैसे पत्रकार जब आप जैसी शख्सियतों का इंटरव्यू लेते हैं और आपके कृतित्व को सुनते हैं तो कहने कि हम भी रोमांच से भर जाते हैं। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।